संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरे इस शो एनालिटिकल अबीर में स्वागत है। मैं आज फिर एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी पार्टी का काला चिट्ठा लेकर आया हूँ। मैं बता दूँ, मैं आज बीजेपी के बारे में कुछ उसकी काली कुरीतियों के बारे में बात करूँगा। सर्वप्रथम मैं बता दूँ कि हो सकता है कुछ बीजेपी प्रेमी इसे देखें। मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं, ना तो मेरा किसी नेता से लेना देना है। मैं देश के लिए जीता हूँ और देश मेरे लिए सर्वप्रथम है। तो मैं ऐसी किसी भी पार्टी को तवज्जो नहीं देता जो देश के हित में कार्य न करे। तो मैं आज ऐसे कुछ अनहितकारी कार्यों को लेके आया हूँ। हो सकता है आप बीजेपी के फैन हो सकता है आप बीजेपी को दिल दे बैठे हो सकता है आप मोदी को अवतार मानते हो सकता है मोदी को आप दिल में बसा लियो। लेकिन क्या करें, देश की सच्चाई को उजागर करना हर राष्ट्रभक्त का कार्य है। जब मोदी मीडिया यानी गोदी मीडिया नहीं करेगी तो एक व्यक्ति जरूर करेगा जो देश को सर्वप्रथम मानता है। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और इस करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आज ऐसे ही कुछ चीजों पे लेके चलूंगा जिसे मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे पहले से मेंशन कर रखा है। ऐसे लाइन बाय लाइन यानी सीक्वेंस से आपको बताऊंगा। पहला जो हमारा है डेवलप्ड कंट्री, आपको पता होगा ये 2047 तक ये भारत को कह रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आप किस मुंह से कह रहे हैं? कर्ज ले लेकर आप विकसित राष्ट्र बनाएंगे? हाँ, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। 2014 में भारत का कर्ज था 55 लाख करोड़, यानी 55 लाख करोड़, मात्र 55 लाख करोड़। इसमें भारत का कर्ज पहुंच चुका है 205 लाख करोड़। अगर हम इसे परसेंट में कैलकुलेट करें, इसमें जो भारत पर जो कर्ज है यानी वो 192% है। यानी अगर अब की बार इनकी सरकार आई तो कर्ज अब की बार डबल सेंचुरी क्रॉस हो जाएगा। तो मैं जो कर्ज बताया मेंशन कर रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। जो कर्ज है वो 155, पहले था 55 लाख करोड़ 2014 तक, 55 लाख सी आर। अब लेकिन जो अब वर्तमान में कर्ज है वो 205 लाख सी आर। और जो परसेंट में बात करूं तो परसेंट है 192%। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, कर्ज ले लेकर आप 14 करोड़ युवाओं को देते हैं संदेश, आप 2047 तक भारत को बनाएंगे विदेश। हम सब पढ़े लिखे बालक हैं, मत खेलो हमारे जज्बातों से। हम सब पढ़े लिखे बालक हैं, मत खेलो मेरे जज्बातों से। मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा इन लंबे लंबे हाथों से। बहुत हुई सारी, फिर से अपने टॉपिक पे लौटते हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि भारत, ये कहते हैं कि युवा भारत मतलब आप समझते हैं, अब बात सही भी है। भारत में सबसे ज्यादा युवा है। कहते हैं युवा भारत इनोवेशन करेगा, खाक इनोवेशन करेगा। आपको मैं दूसरा अपने टॉपिक चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह से रूबरू करवाऊंगा। आपको पता है वही बाल विवाह जिसके लिए दशकों तक संघर्ष चला, वही बाल विवाह जिसके लिए नए नए कानून आए, वही बाल विवाह जो सामाजिक कुरीतियों के रूप में गिना जाता है, वही बाल विवाह जो समाज में युवाओं को अपंग कर देता है, वही बाल विवाह जो बेटियों को शिक्षा से लाभान्वित नहीं होने देता, वही बाल विवाह जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तीनों क्रमों में भारत को पीछे ढकेलता है। अब मैं एक आंकड़ा बताऊंगा आपको, बाल विवाह यानी ये हो गया बाल विवाह। बाल विवाह का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। बाल विवाह का आंकड़ा 2005 और 6 में बाल विवाह 47% था। फिर 2015-16 में बाल विवाह 23% हुआ। वर्तमान में फिर से 2023 में बाल विवाह 26% हो गया। आपको पता है 26% का अगर संख्या में कैलकुलेट करें तो लगभग हर साल 19 लाख लोगों का बाल विवाह कर दिया जाता है, जो ये बढ़ता चला जा रहा है। बाल विवाह
आप क्या भारत को युवा इनोवेशन करवाएंगे जब बाल विवाह जैसे संकल्पनाओं से फिर से पीछे ढकेलते जाएंगे। ये हो गया, मैं बाल विवाह के बारे में आंकड़े लिख दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। बाल विवाह का जो आंकड़ा था 2004-5 में ये आंकड़ा था 46%। 2015-16 में ये आंकड़ा फिर से पहुंच गया 23%। 2023 में फिर से ये आंकड़ा पहुंच गया 26%। पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूं। तीसरा जो हमारा है डिक्टेटर, भाई बहुत बड़ा टॉपिक, डिक्टेटर यानी तानाशाह। मैं आपके पास हिंदी में यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिक्टेटर यानी तानाशाह। अब आप हंस रहे होंगे, ये देखो डेमोक्रेसी में तानाशाही कहाँ से आ गई। तानाशाही, हिटलर को आप जानते हैं, ये भाई साहब हिटलर से भी आगे निकले। हिटलर तो, तानाशाह का बात मतलब होता है कि देश में उसके प्रति कोई बोल ना सके, विरोध ना कर सके। सबसे पहले तानाशाह मीडिया पे अपना नियंत्रण करते हैं। ये भाई साहब मीडिया से कोलोबरेशन कर बैठे हैं। आप जानते हैं, मैं आपको पहले रूबरू कराऊंगा, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री और फेयर, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री और फेयर का मतलब होता है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों को मीडिया में इक्वल कवरेज मिलना चाहिए। 24 घंटे तो रूलिंग पार्टी के ही नाटक नौटंकी दिखाए जाते हैं, अपोजिशन के क्या खाक दिखाए जाते हैं। अपोजिशन चाहे जो यात्रा निकाल ले, चाहे जो सेवा कर दे, कोई मतलब नहीं। अगर कुछ दिखाया जाएगा तो वो क्या दिखाया जाएगा, रूलिंग पार्टी की तारीफ। बड़े एक्सपर्ट्स की सोच खत्म होती है, प्रधानमंत्री मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। और जिन नामों के बारे में मीडिया आज चर्चा कर रहा है या राजनीति में चर्चा हो रही है, हो सकता है उनमें से कोई ना हो, और दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जिसका नाम भेजें वो कोई ऐसा नाम हो जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, आपने कल्पना भी उस नाम की न की हो। ऐसा संभव है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी में तमाम बड़े बड़े नेताओं को, तमाम मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को एक संदेश साफ दे दिया है, और वो ये है कि ये सब लोग नेता नहीं कार्यकर्ता हैं। रूलिंग पार्टी ये, रूलिंग पार्टी वो, उसने वो किया। क्या भाई लोकतंत्र में अपोजिशन मर गया है क्या, जो आप नहीं दिखा रहे हैं? फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब यही होता है। अब जो गोदी मीडिया है, मैं उससे थोड़ा रूबरू करवाना चाहूंगा आपके। न्यूज 87 भारत का पहला सबसे बड़ा डाटा कवरेज वाला न्यूज, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। न्यूज 87 की पहले मैं आपको इतिहास बताता हूँ। 2012 में ये कर्ज में डूबा था। 2014 में फिर आई हमारी बीजेपी। 2014 में अंबानी भैया इसको लेते हैं, न्यूज 87 को। आज 2023 में 901.7 करोड़ इसकी सालाना इनकम। दो 2012 में कर्ज में डूबा, 14 में भैया साहब बीजेपी आई, फिर 14 में अंबानी भैया ने इसको लिया, और आज इसका जो नेटवर्थ है नहीं, एक साल का टोटल कलेक्शन है 901.7 करोड़ हो गया है। दूसरा आता है हमारा जी मीडिया, वही सुधीर साहब वाला मीडिया जो हमेशा सुधीर साहब लेके बीजेपी वो। जी मीडिया का भी मैं आपको बताता हूँ। जी मीडिया के जो मालिक हैं, एयरसेल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन सुभाष चंद्रा है। 100% शेयर उन्हीं के भाई, चाचा, भतीजे सबके पास है, सुभाष चंद्रा के पास। मैं आपको इससे परिचय देना चाहूँगा कि जी मीडिया में जो सुभाष चंद्रा जी हैं, 2016 में वो हरियाणा में MP राज्य बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के सांसद रह चुके। कोई उस पार्टी को क्या बोलेगा जो खुद उस पार्टी का नेता रह चुका हो। ठीक इसी प्रकार हमारे ABP न्यूज आ गए हैं, ठीक हम इसी प्रकार हमारे TV9 आ गए। लेकिन मैं गोदी मीडिया नहीं, मैं देश का वो राष्ट्रभक्त हूँ जो मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन सही है कौन गलत, बस मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरा देश सही हूँ। बस मैं हर उस काली सच्चाई से हमेशा रूबरू करवाऊंगा जो हमारे देश के खिलाफ खड़ी होगी। फिर से मैं आपको कह दूँ, अब इन्होंने डिक्टेटर इसलिए कहा, पहले तो इन्होंने मीडिया पर नियंत्रण कर लिया। अब सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी में होता है पारदर्शिता, जवाब दे,
यानी डेमोक्रेसी को जो सबसे पहले बताता है उसका जवाब दे। अब आप ये बताइए कि 2014 से लेके अब यार 24 आ गए, अभी भी एक भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, एक भी इन्होंने अनस्क्रिप्टेड सवाल नहीं दिए। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी ने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब नहीं दिए। इससे पहले पीएम मोदी ने 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। वहीं कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि 9 साल में पहली बार पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। सवालों से डरे हुए पीएम मोदी ने सिर्फ 2 सवाल पूछने की इजाजत दी है। ये 2 सवाल क्या होने चाहिए, आप बताएं। कांग्रेस के इस ट्वीट पर लोगों 2014 में मनमोहन सिंह, मैं उनको मनमोहन सर बोलता हूँ, मनमोहन सर की सरकार ने 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 62 अनस्क्रिप्टेड सवाल दिए 100 जर्नलिस्ट के साथ। ये भाई साहब तो जर्नलिस्ट के बात करने में भी डरते हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इसी कहते हैं डिक्टेटर, मैं जो करूँ वो सब है, जनता को क्या पूछना है, जनता को तो हम चूतिया बढ़ा ही रहे हैं। तीसरा आता है हमारा रिलीजन, इस पे तो मुझे इतना हंसी आती है। आपने अभी सुना होगा कुछ दिन पहले, आस्था की बात है, आस्था का राजनीतिकरण, यानी धर्म का धार्मिकरण हो लोगों के लिए कोई बात नहीं, लेकिन इस समय धर्म का राजनीतिकरण हुआ। मैं आज आपको बताऊंगा धर्म क्या होता है, धर्म का राजनीतिकरण हुआ। अब भाई साहब ये धर्म आखिर होता क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में, जब ऋग वैदिक यानी वैदिक कालीन सभ्यता में ऋग्वेद में 10वें मंडल में धर्म और वर्ण व्यवस्था को परिभाषित किया गया। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और धर्म व्यवस्था में धर्म के 2 पक्ष रखे गए, एक दार्शनिक, एक कर्मकांडी। दार्शनिक पक्ष में हमेशा ब्रह्म और जगत को पूजनीय बनाया गया, और जो कर्मकांडी पक्ष है उसमें देवी पूजा, यज्ञ, हवन, अन्नदान, ये सब। अब इसी कर्मकांडी पक्ष को लेकर हमारी बीजेपी वोट मांगती है। मैं डायरेक्ट खुला समझता, मुझे किसी से डर वर नहीं है, जो मैं जानता हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ, मैं उसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। ये वोट मांगते हैं। भाई धर्म का कर्मकांडी स्वरूप हमेशा से ही लोगों में असंतोष पैदा किया है। आप पूरा इतिहास उठा के पढ़िए, धर्म का दार्शनिक स्वरूप ही भक्ति भाव का श्रेष्ठ स्वरूप है। और मैं अब चलिए छोड़िए, जो मेरी चौथी बात है वो स्टारवेशन ये माल न्यूट्रिशन की है, स्मॉल न्यूट्रिशन के। इसका मतलब होता है कुपोषण, इसका मतलब होता है भूखमरी, स्टारवेशन भूखमरी, स्मॉल न्यूट्रिशन कुपोषण। अब आप ये बताइए, झोले झोले में तो आप अपना नाम, अपना फोटो छपवा लें, 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को देंगे, क्या दे रहे हैं आप, कितना भूखमरी मार लिए, आप लोगों को अपंग बना दे रहे हैं। अभी भारत में वर्ल्ड लेवल की एक संस्था वर्ल्ड बैंक, उसने एक सूचकांक जारी किया जिसमें भारत 125 में से 111वें नंबर पे, शर्म की बात है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक में 111वें नंबर पे है। हर 5 मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है, यानी हर 5 मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो ये होना आम बात है, अन्य देशों की अपेक्षा ये होना आम बात है। क्या 21वीं सदी में कुपोषण भी होना आम बात है, वो भी 1-2 लोगों को नहीं, इतनी बड़ी संख्या। मैं आपको डाटा बता रहा हूँ कितनी बड़ी संख्या, यानी हर 100 में से 20वां व्यक्ति कुपोषण का शिकार, हर 100 में से 20 व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। 5 साल के बच्चों में 20% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिसमें से हर वर्ष 10 लाख बच्चे मर जाते इसी कुपोषण के शिकार के कारण। क्यों? ना तो उन्हें ढंग से प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट ये मिल नहीं पाता। भूखमरी भी, कुपोषण भी, ये आपकी सरकार है। मैं बात करता हूँ, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की, बच्चा भी सुना होगा कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, मोदी जी इसे बहुत जल्द पहली अर्थव्यवस्था बना देंगे। बढ़िया जीडीपी वाला पहला जीडीपी, सबसे पहले भारत, पहला इकोनॉमिकल कंडीशन सबसे आगे, इसमें भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उस अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं जिसकी करेंसी की कोई वैल्यू ना हो। मैं डाटा बता दूं, मनमोहन सर की सरकार में 2014 में यही डाटा 30 मई 2014 तक 59 रुपए था, $1 इक्वल टू 59 रुपए। आज यही डाटा $1 इक्वल टू 82 रुपीज पहुंच चुका है। मैं बता दूं, उस अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं जहां की करेंसी की कोई वैल्यू ना हो। आप मोरक्को का उदाहरण उठा के देखिए, एक बोरा वो पैसा ले जाते हैं तो एक चिप्स खरीदते हैं। ये है मोरक्को की हालत, ये भारत की हालत हम होने नहीं देंगे। ये हो गया हमारा सारा बात।
लास्ट में मैं कहूँगा कि मेरा किसी पार्टी किसी नेता से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मैं किसी नेता की बुराई, ना तो मैं किसी की पार्टी की बुराई, लेकिन जो भारत के लिए नहीं वो मेरा नहीं, जो देश के लिए वो मेरा है। इनके गलत कामों को दिखाना गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत, संपूर्ण भारत, नमस्कार।